अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वरंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति की खुदकुशी का वाकया जहां रियासत भर में सनसनी पैदा कर चुका है। अब इस वाकये को भूल ही नहीं पाए कि रियासत में एक मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के फाइनल ईयर में जेर तालीम तालिब इल्म दासरी हर्षा ने खुदकुशी कर ली है। यह वाकया हफ्ते की सुबह मंजर आम पर आया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के आखिरी साल के तालिब इल्म दासरी हर्षा, जिनकी उम्र 22 बरस बताई गई है, उन्होंने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दासरी हर्षा की खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस को शुबा है कि हर्षा जुमे की रात अपने साथी तालिब इल्मों के साथ मजाक कर रहा था। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में गया और इंतहाई इकदाम किया। वन टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी तालिब इल्म का ताल्लुक आदिलाबाद जिले के जन्नारम से है। वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज की पीजी की तालिबा प्रीति के अरकान खानदान से वजीर सेहत हरीश राव ने निम्स हॉस्पिटल में मुलाकात की और उन्हें तयखुद दिया कि प्रीति के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। खबलजी वजीर सेहत ने प्रीति का इलाज करने वाले डॉक्टरों से मुलाकात करते हुए मुतासरा तालिबा की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की और डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। बाद हरीश राव ने प्रीति के वालिद, माँ और बहनों से भी हॉस्पिटल में ही मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि प्रीति के मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी और इक़दाम में खुदकुशी की वजह बनने वाले को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। सदर तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी आरएस प्रवीण कुमार ने निम्स दवाखाना पहुंचते हुए डॉक्टर प्रीति की आयादत की और उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वरंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स की डांट डपट के बाद डॉक्टर प्रीति के इक़दाम में खुदकुशी का वाकया निहायत ही अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सीनियर डॉक्टर के साथ साथ एचओडी के खिलाफ भी कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर से भी मुलाकात करते हुए प्रीति का बेहतर से बेहतर इलाज करने की उन्होंने अपील की है। काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिब इल्म प्रीति की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसी कॉलेज के सीनियर सैफ को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गश्त कर रही हैं। कुछ खबरों में ये कहा जा रहा है, कुछ अफवाहों में कहा जा रहा है कि सैफ वजीर दाखिला महमूद अली के रिश्तेदार हैं। इस पूरे मामले पर वरंगल पुलिस कमिश्नर रंगनाथ ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि सैफ का किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पूरे मामले का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सैफ का ताल्लुक बहुत ही नॉर्मल घराने से है। उनके वालिद किसान हैं और इस पूरे मामले में कोई सियासी मुदाखलत का उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరు తోచినట్టు వాడు రాయటం అనేది అది చాలా మామూలు అయిపోయింది. సో దీంట్లో కొన్ని ఏంటంటే దీంట్లో రాజకీయం ఉంది, ఇది అనేది ఉంది అంటే దీంట్లో ఎటువంటి రాజకీయాలు లేవు. చాలా క్లియర్గా చెప్పదలుచుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇతను సైఫ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ ఆర్డినరీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సైఫ్ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసి అంటే అడాప్టెడ్ అంటే పెంచుకున్న తండ్రి వచ్చేసి వ్యవసాయం చేసేవాడు. వ్యవసాయం ఉండేది చిన్న వ్యవసాయ రైతు అనమాట. అతను చనిపోయి కూడా 15 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఇతని బయోలాజికల్ ఫాదర్ అంటే ఇతని సొంత తండ్రి వచ్చేసి అంటే కన్న తండ్రి వచ్చేసి అతను రైల్వేలో చిన్న ఫిట్టర్. ఓకే, సో ఇతనేం పెద్ద వెల్ కనెక్టెడ్ ఉన్నవాడు కూడా ఏమి కాదు. సో అందువల్ల ఇతనితో రాజకీయాలు వాళ్ళు ప్రమేయం ఉంది, వీళ్ళ ప్రమేయం ఉంది, దీనికంతా పక్కతో పట్టిస్తున్నారని చాలా హంబక్. సో అందుకోసం దయచేసి ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సోషల్ మీడియాలో ఎవరికి తోచినట్టు అనుమానాలన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టడం, కొంతమంది మీడియాలో రిపోర్ట్ చేయడం కూడా ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ అనే దాని మీద నమ్మకం పోతుంది అనమాట. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక అనుమానం వస్తుంది. అనుమానం వచ్చి మనం నిజం చేసినా కానీ కూడా నిజం చెప్పాలనే దానికి కూడా నమ్మే పరిస్థితి లేకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటున్నాము. సో దయచేసి ఎందుకంటే ఇట్లాంటిది కన్ఫర్మ్డ్గా లేకుండా రూమర్స్ మీద ఎవరు తోచినట్టు వాడు పెట్టిన దాన్ని మనం దాన్ని ఒక న్యూస్గా తయారు చేయకూడదు అనేది కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరు తోచినట్టు వాళ్ళు
अंबरपेट इलाके में कुत्तों के हमले में कमसीन बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रदीप नामी 4 साल लड़के की मौत के मामले में पुलिस ने जुमे को ज़ाब्ता फौजदारी यानी सीआरपीसी की सेक्शन 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अंबरपेट पुलिस ने तफसीली तहकीकात से पहले मंगल को इस वाक़े पर कानूनी राय तलब की। कानूनी राय के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम एफआईआर में किसी का नाम भी शामिल नहीं किया गया। मारूफ हिदायतकार और फिल्मसाज रामगोपाल वर्मा ने हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हाथों मारे जाने वाले 4 साल प्रदीप के खानदान से मुलाकात की। रामगोपाल वर्मा ने प्रदीप के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने एक ट्वीट में मुतवफ़ी के अहले खाना से मुलाकात की इतला दी और तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तेलंगाना पुलिस और हुकूमत हिंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी वकील श्रीनिवास कावेटी ने यह मुकदमा उठाया है और वो मुस्तहिक़ इंसाफ के लिए लड़ने जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर अवाम बिखुसूस स्कूली तलबा में बेदारी पैदा करने और एहतियात के इक़दाम किए हैं। इसी के हिस्से के तौर पर शहर के मूसापेट, गाजुला, रामामम और श्रीलिंगमपल्ली इलाकों के बल्दी सर्कल्स में तलबा में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इन तलबा में पम्पलेट्स तक़सीम किए गए और उनको सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से बचने के तरीक़ों के बारे में वाकिफ़ करवाया गया। जीएचएमसी अवामी मकामात पर गिलाजत और जानवरों से निकलने वाली अशिया को फेंकने वाले गोश्त की दुकानात के मालिकीन के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। मेदक पुलिस की मारपीट से जाँ बहक होने वाले मोहम्मद खदीर खान और झारखंड में पेश आए वाक़े में शहीद होने वाले जुनेद और नासिर के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए आज मेदक के मुसलमानों ने टाउन में कैंडल रैली निकाली। इस मौके पर रैली में शरीक अफराद खदीर खान की तस्वीर के प्ले कार्ड थामे हुए थे। दौरान रैली पुलिस जुल्म के खिलाफ नारे लगाए गए और सबने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रैली का आगाज टाउन के गुलशन क्लब से हुआ और ये रैली बस डिपो हेड पोस्ट ऑफिस से होते हुए रामदास चौराहे पर पहुंची, जहां सबने अपनी अपनी मोमबत्ती लगाते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस लीडर मोहम्मद अब्दुल खालिद और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की और खदीर खान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने हफ्ते को कहा कि कमजोर तबका से ताल्लुक रखने वाले तुलबा की खुदकुशी वाकयात आम हो गए हैं और तहकीक से ये जाहिर होता है कि इस किस्म के ज्यादातर तुलबा का ताल्लुक दलित और आदिवासी तबका से है। चीफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के जजेस पर जोर दिया कि वो समाजी तब्दीली के लिए अदालत के अंदर और बाहर समाज के साथ बातचीत में अहम रोल अदा करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद नलसर के 19वें सालाना कॉन्वोकेशन में कलीदी खुतबा दे रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तालीमी निसाब में ऐसा मवाद भी शामिल किया जाना चाहिए जिसके जरिए तुलबा को हिसास बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि तुलबा जब अपने मकानात से रवाना हो जाया करते हैं तो तालीमी इदारों की उन पर जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाया करता है। हमें ये समझना चाहिए कि तुलबा मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस का सामना करते हैं। हाल ही में उन्होंने IIT मुंबई में एक दलित तालिब इल्म की खुदकुशी के बारे में खबर पढ़ी। उन्हें बताया गया कि गुज़िश्ता साल कौमी सतह की यूनिवर्सिटी में एक आदिवासी तालिब इल्म ने भी खुदकुशी की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि खुदकुशी करने वाले तुलबा के अफराद खानदान के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, लेकिन वो ये मालूम करने के ख्वाह हैं कि हमारे इदारों में कहाँ गलत हो रहा है जिसकी वजह से तुलबा अपनी कीमती जिंदगियों को दांव पर लगाने के लिए मजबूर है। Educationists in the country has noted that if almost all those who have died by suicide, in particularly situations like Dalits and Adivasis, then it shows a pattern which we must question. In our journey of 75 years since independence, we have been focused on creating institutions of eminence. But more than that, we need institutions of empathy, a term I read in a news article. Some of you may be wondering why the Chief Justice of India is speaking on this issue. Well, because I think the issue of discrimination is directly linked with the lack of empathy in educational institutions. Furthermore, judges cannot shy away from social realities. Instances of judicial dialogues are common across the globe. When the Black Lives Matter movement emerged in the United States after the murder of George Floyd, all 9 judges on the Washington Supreme Court, the highest court in the state of Washington in the United States, released a joint statement addressed to the judiciary and the legal community on the degradation and devaluation of black lives in the United States. Harvard Law School professor Michael Klarman notes that history tends to forget the equally groundbreaking work that several civil rights lawyers did outside the courtroom in educating the black community about their rights under the Constitution. In similar ways, judges in India have a crucial role in making a dialogue with the society inside and outside the courtrooms to push for social change. As Chief Justice, apart from my core judicial work, which I take very seriously, ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर ने जुमे के रोज हैदराबाद में CPR के जरिए बालाराजू नामी नौजवान की जान बचाई थी। उनकी सभी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस के आला हुक्काम ने भी इस कांस्टेबल की बेसाख्तगी को सराहा। सैफराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने राजशेखर को उनकी हाजिर दिमागी पर मुबारकबाद दी और उन्हें नगद इनाम से नवाजा। बस के इंतजार में जब बालराजू को अचानक दिल का दौरा पड़ा तो वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर ने CPR देकर उनकी जान बचाई। ये वाकया जुमे को अरंगल चौराहे पर पेश आया। मुतासिरा शख्स 2 मिनट बाद सेहतियाब हो गया और उसे बाद में 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहतर है। रियासती वजीर हरीश राव ने भी कांस्टेबल राजशेखर को मुबारकबाद दी और ऐलान किया कि हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस और दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को CPR पर ट्रेनिंग देने का फैसला किया और ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। वजीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने आज हैदराबाद में जारी बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबिलियंट ग्रुप के बानी व माउन चेयरमैन हरी S भरिता के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जुबिलियंट ग्रुप और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान सरमायाकारी से मुताल्लिक़ माहिदा भी तय पाया। जुबिलियंट ग्रुप के माउन चेयरमैन भट्टानिया ने तेलंगाना में अपनी नौयत के एक मुनफरिद फैसिलिटी सेंटर के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जुबिलियंट ग्रुप फार्मास्यूटिकल
कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज और दीगर शोबों पर काम कर रहा है। नावल ड्रग्स, लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स, एग्री प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस पॉलीमर्स, फूड सर्विसेज, फूड ऑटो कंसल्टिंग, एरोस्पेस, ऑयल फील्ड सर्विसेज में भी जुबिलेंट ग्रुप के 4 फ्लैगशिप कंपनियां हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जुबिलेंट ग्रुप में 46,000 मुलाजिमीन काम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से हैदराबाद बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के मरकज में तब्दील हो गया, जो काबिल सताइश है। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह को एक मकतूब रवाना करते हुए सिकंदराबाद के कंटोनमेंट बोर्ड की तहवील में पाए जाने वाली अराजी को सड़कों की तौसी के लिए तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा किया। एक मकतूब में विनोद कुमार ने कहा कि क़ब्ल ही कंटोनमेंट बोर्ड ने अपने इलाके की तरक्की के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जम होने का पेशकश किया था और बोर्ड की जानिब से एक देरेना मुतालबा भी है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत कंटोनमेंट बोर्ड को रियासती हुकूमत के हवाले करती है तो ऐसी सूरत में इस इलाके को जीएचएमसी की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में दिन ब दिन ट्रैफिक में इजाफे की वजह से कई इलाकों की सड़कें तंग दामनी का शिकवा कर रही हैं, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत इस इलाके में सड़कों की तौसी का काम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि पैराडाइज से शामिर पेट तक सड़क की तौसी के कामों के लिए वजारत दिफा की अराजी रियासती हुकूमत के हवाले की जाए। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र सड़कों की तौसी के साथ साथ फ्लाईओवर्स की तामीर और नए ड्रेन सिस्टम को भी तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीवीएनआर एक्सप्रेसवे और उप्पल एलिवेटेड कॉरिडोर की तर्ज पर बोयनपल्ली तक कोमपल्ली की तर्ज पर पैराडाइज से शामिर पेट तक एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में दिफा की जमीन रियासती हुकूमत के हवाले की जाए। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुबला ईश्वर ने कहा है कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के मामले में पूरी तरह संजीदगी से काम कर रही है। जगतियाल जिले के पेगडापल्ली मंडल मुस्तखर से मरियाल तक 20 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली डबल रोड के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अवामी बहबूद के कामों की अंजाम दही के लिए फंड्स की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज समाज का हर तबका केसीआर हुकूमत से पूरी तरह मुतमईन है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की सरमायाकारी वाली LIC कंपनी के होल्डिंग्स की खरीदी की कीमत से 11% घट गई है। मोदी हुकूमत को इन लाखों मुतवस्सो दर्जे के अफराद से क्या कहना है जिन्होंने LIC में सरमायाकारी की थी। CBI, ED, RBI इस पर खामोश क्यों हैं, या फिर ये इदारे सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए हैं। बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने आज दावा किया कि तेलंगाना में जो बहबूदी और तरक्याती प्रोग्राम रूबे अमल लाए जा रहे हैं उन पर मुल्क भर में बहस हो रही है और महाराष्ट्र के अवाम भी अपनी रियासत में तेलंगाना के बहबूदी प्रोग्रामों की तकलीद का मुतालबा कर रहे हैं। कविता ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आज वो मुंबई गई हुई हैं। बीआरएस मुंबई यूनिट के कायदीन ने इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र में आपकी एंट्री आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अभिवादन, कहिए क्या याद है? देखिए, टीआरएस पार्टी हमारे नेता केसीआर साहब ने 2001 में शुरू किया था। तेलंगाना राज्य अलग राज्य गठित करने के लक्ष्य लेके शुरू हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का अलग राज्य हो गया। फिर तेलंगाना राज्य में जो पिछले 8-9 साल से जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है इसके तो देश भर में चर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा होता है क्योंकि महाराष्ट्र का तेलंगाना का एक रोटी बेटी का संबंध होता है। हमारा बहुत 1000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा बॉर्डर है महाराष्ट्र से। जिस तरीके से तेलंगाना में विकास हो रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र की जनता भी हमें लगातार विनती करती आई है कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहता है और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल केसीआर गारू।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि गैंगस्टर नईम के असासों पर चंद्रशेखर राव खानदान काबिज हो गया। उन्होंने आज स्टेशन घनपुर में बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि गैंगस्टर नईम के एनकाउंटर के बाद सैकड़ों करोड़ की जायदाद और सोना व नगद रकम केसीआर के अरकान खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर का खानदान रियल एस्टेट के कारोबार में भी मसरूफ हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तियार में आने के बाद गैंगस्टर नईम के असासों को हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। इस मौके पर बंडी संजय ने चंद्रशेखर राव हुकूमत को हर महाज में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। కంటి వెలు అద్దాలు ఇస్తాడు, కంటి వెలు పరీక్ష చేస్తాడట. మరి 18 సంవత్సరాల కింద ఉన్న పిల్లలు కనుక ఇవాళ పిల్లలు మొత్తం రోజంతా మొబైల్ చూసి ఇంటికాడ చదువుకొని స్కూల్లో చదువుకొని టీవీ చూసి కళ్ళన్నీ ఖరాబ్ అవుతాయి చిన్న పసిపిల్లలంతా కూడా. ఇవాళ నేను చెప్పాను సార్, 18 సంవత్సరాల లోపల కూడా మనుషులే కదా, మరి కనీసం వాళ్ళకైనా కంటి వెలుగు పరీక్ష చేయొచ్చు అంటే లేదు, వాళ్ళకు ఓటు లేదు కాబట్టి 18 సంవత్సరాల కింద ఏమైనా నాకు పర్వాలేదు, 18 సంవత్సరాలు దాటి మాత్రమే కంటి వెలుగు ఆపరేషన్ చేస్తా, అర్థాలిస్తా, లేకుంటే ఇయ్యంటారు. ఇక్కడ కూడా కోర్టులో పెడదా ఓటు, ఎందుకంటే కోర్టులో కూడా ఓటకి రాష్ట్ర ముఖ్య ఇష్టంతా తెగిస్తాడే అన్ని పట్టపట్టి రాజకీయాలు ముఖ్యమంత్రి అని. ఇలా 6.5 లక్షల కోట్లు ఏమనంటే మొత్తం అడుగులు వేస్తున్నా. ఎక్కడ ఏ తెలంగాణలో కోర్టు ఉన్నాయి, బడులు ఉన్నాయి, ఏ ఉన్నాయి అన్ని తీసుకుపోయి అడవుల్లో తీస్తా, అందమైన అడవులు చేస్తా చెప్పి 7,000 కోట్ల రూపాయలు 4,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు. అవి కేంద్ర ప్రభుత్వ పైసలే. అడవులు అమ్ముకున్నాడు, భూములు కబ్జా చేసి అన్ని చేస్తున్నాడు. ఇలా కోర్టులు వచ్చి ఇండ్ల మీద పడే పరిస్థితి, కుక్కల పరిస్థితి నిన్న చూసి మనం చిన్న పిల్లలు 5 కుక్కలు చంపినాయి, కలిసి చంపినాయి. ఒకే మాట అదే చిన్న పిల్లలు కలిసి. भारत राष्ट्र समिति की जानिब से बीजेपी के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के इकदाम गुज़िश्ता कुछ अरसे से रुक गए हैं। ताहम जाफरानी जमात अब बीआरएस से नाराज कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करने के इकदाम कर रही है। बीजेपी की कौमी आमिला के रुकन और हल्के हुजूराबाद के रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने जगतियाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साबिक चेयरपर्सन बी श्रावणी से मुलाकात करते हुए उन्हें जाफरानी जमात में शमूलियत की दावा दी। श्रावणी ने जुमे को ही बीआरएस से इस्तीफा दिया। जराये ने बताया कि ईटला राजेंद्र जगतियाल में साबिक चेयरपर्सन बदिया के मकान पहुंच गए और उनके साथ इजहार यगानिगत किया। रुकन असम्बली बीजेपी ने दावा किया कि बीआरएस के कायदीन ओछी सियासत पर उतर आए हैं। केसीआर की हुक्मरानी में पसमानदा तबकात और दूसरे कमजोर तबकात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को अहमियत नहीं दी जा रही है। चेयरपर्सन जगतियाल बल्दिया इसकी वाज़ेह मिसाल है। श्रावणी ने बादजा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी पार्टी में शमूलियत के ताल्लुक से हुनूस कोई फैसला नहीं किया। रुकन असम्बली बीआरएस एम संजय कुमार की मुबैना हरासानी की वजह से उन्होंने जनवरी में चेयरपर्सन बल्दिया के ओहदे से इस्तीफा दिया था और बीआरएस से मुस्तफी होने का उन्होंने अब ऐलान किया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर भाई शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में डिक्टेटरशिप यानी आमरीयत चल रही है और हुक्मरान पार्टी अपोजिशन को कमजोर कर रही है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को रियासत की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और गवर्नर से दरखास्त की कि वो सदर राज की सिफारिश करें क्योंकि रियासत में कोई जमहूरी हुक्मरानी नहीं है। शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि सरकारी अहलकार तालिबान की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि ये इंतखाबी साल है, हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर सकी और अपोजिशन पर हमले कर रही है। रियासत की हुकूमत ने इस मरतबा भी एमसेट के रैंक पर तुलबा को दाखिला देने का फैसला किया। इस तरह एमसेट में इंटरमीडिएट के निशानात के वेटेज सिस्टम को मनसूख कर दिया गया। अलबत्ता इंटरमीडिएट में कम से कम निशानात हासिल करने का रूल जूम का तुम बरकरार रहेगा, जिससे इंटरमीडिएट के जनरल उम्मीदवारों को 45% और महफूज जमरे के तुलबा को 40% निशानात हासिल करने पर एमसेट इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना की वबा की वजह से गुज़िश्ता 3 बरसों से एमसेट में इंटरमीडिएट के वेटेज को मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इस तरह ताज़ा तौर पर जारिया तालीमी साल भी एमसेट में इंटरमीडिएट के निशानात के वेटेज के मसले पर काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के ओहदेदारों पर मुश्तमिल माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने जेई के अलावा दीगर रियासतों की जानिब से इख्तियार करदा पॉलिसी का जायजा लेने के बाद इस साल भी एमसेट इम्तिहान में वेटेज को मुस्तस्ना करार देने की हुकूमत को तजवीज़ पेश की थी और हुकूमत ने इस सिफारिश को कबूल कर लिया।
दिल्ली की राज एवेन्यू की खुसूसी अदालत ने शराब घोटाला मामले में तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता के साबिक ऑडिटर जी बुच्ची बाबू की अदालती तहवील में तौसी कर दी। 8 फरवरी को बाबू को CBI ने गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था। इस तहवील के इख्तिताम के बाद उनको मरकजी जांच एजेंसी ने एक बार फिर अदालत में पेश किया और अदालत में तहकीकात की पेशरफ्त की तफसीलात से वाकिफ करवाया। एजेंसी ने उनको मजीद 14 दिन की हिरासत में तौसी की दरखास्त की। अदालत ने CBI की दरखास्त पर बाबू की तहवील में तौसी की हिदायत दी। इस मामले की आइंदा समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा के 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। ABVP और SFI तुलबा तंजीमों से वाबस्ता तुलबा ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी में माहौल कशीदा हो गया। इस वाक़े में बास तुलबा जख्मी हो गए। जल्द ही यूनिवर्सिटी में तुलबा यूनियन के इंतखाबात होने वाले हैं। इन इंतखाबात के पेश नज़र दीवारों पर पोस्ट लगाने के मसले पर उन तुलबा में हुए झगड़े ने हाथापाई की जगह ले ली। इस वाक़े की शिकायत गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में 2 तुलबा तंजीमों ने एक दूसरे के खिलाफ की। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मजाफात में लड़की के मसले पर एक नौजवान ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। जिले नागर कर्नूल से ताल्लुक रखने वाला 20 साला नवीन नलगुंडा MG यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech साल आखिर में जेर तालीम था। इसी कॉलेज में हरी कृष्णा भी जेर तालीम है। इन दोनों में दोस्ती थी, ताहम वो दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत किया करते थे। इस मसले पर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। 17 फरवरी को अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन के हुदूद में पार्टी के बहाने हरी कृष्णा नवीन को अपने साथ ले गया। वहां उनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद हरी कृष्णा ने नवीन का कत्ल कर दिया और नाच को पहाड़ी इलाके में फेंककर राह फरार इख्तियार की। नवीन के लापता होने के बाद उसके घर वाले पुलिस से रुजू हुए और तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ। जिले जामा छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त किया। ये मुसाफिर कल शब फ्लाइट नंबर EK528 के जरिए रियासती दारुल हुकूमत पहुंचा था। उसके पास से 823 ग्राम सोना, जो 2 पैकेट्स में ला गया था, जब्त किया। इस सोने की मालियत 47 लाख रुपए है। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले इस मुसाफिर से कस्टम के ओहदेदार इस जब्त सोने के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम्स ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। कस्टम्स के ओहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जुनूबी हिंद के सरकर्दा एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाकयात में काफी इजाफा हुआ। ताहम कस्टम्स के ओहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की जब्ती की जा रही है। जिले आदिलाबाद में एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ पाई गई। ये वाकया जिले के पेलकोट गांव में पेश आया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने लॉरी में बैठकर लिया, जिसके वायरल होने के साथ ही इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। ये लॉरी चांका कोराटा बैन रियासती प्रोजेक्ट के काम के हिस्से के तौर पर तामीराती सामान के साथ जा रही थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रही है। ये सड़क खेतों के दरमियान है। इसी दौरान गोलाघाट, पिलकोट, निपनानी, गुंजाला, अराली और दीगर मौजूआत में रहने वालों ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को मुतला किया और उनसे दरखास्त की कि वो इस शेरनी को जंगल वापस भेजने के इक़दाम करें। ओहदेदारों ने बताया कि शेरनी का ताल्लुक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर रिजर्व से है। ये रिजर्व एवत महल इलाके में है। ताहम ये शेरनी पेनगंगा दरिया को पार करते हुए अपने बच्चों के साथ तेलंगाना में दाखिल हुई। ये शेरनी गुज़िश्ता साल नवंबर के पहले हफ्ते में आदिलाबाद के जंगलात में देखी गई थी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।